नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मेरा नाम है आशुतोष। अभी हमारी मौजूदगी बिहार में है। बता दें कि यहाँ पर पूरे देश की नज़र बिहार के एक सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक बांकीपुर पर है। बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आप कहेंगे पूरे देश में उपचुनाव के लिए कहीं ना कहीं वोटिंग होती रहती है, तो यह क्यों खास है? दरअसल यह सीट बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। तो नितिन नवीन ने अपने एक बीजेपी के सामान्य से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सामने से पूरे देश में हमेशा अपनी राजनीतिक टिप्पणियों के लिए और चुनावी मैनेजमेंट के लिए मशहूर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह चुनाव काफ़ी खास हो गया है। यह चुनाव न सिर्फ दो पार्टियों के बीच का है, यह बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला भी कहा जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बिहार की राजनीति पर कोई पैनी नज़र रखने वाले किसी अच्छे बुद्धिजीवियों के पास जाया जाए और उनका विचार जाना जाए कि क्या यह चुनाव क्यों सबसे अलग है। यह चुनाव आज हमारे साथ हैं इसी चुनाव बांकीपुर के चुनाव पर बातचीत करने के लिए बिहार की राजनीति पर अपनी पैनी नज़र रखने वाले कई बेस्ट सेलर किताबों के लेखक और द इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह सर। सर, आपका हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशुतोष। सर, ये जो बज है पूरे देश में क्रिएट हो गया है बांकीपुर का, सब जानना चाहते हैं बांकीपुर चुनाव में क्या होगा। यह सिर्फ मेरे सीमित समझ से तो सर यह नहीं लगता है कि सिर्फ एक उपचुनाव है और दो पार्टियों के बीच का है। सर, आप इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं? इस चुनाव को बहुत सारे नज़र से आप देख सकते हैं। एक तो प्रशांत किशोर ने एक रेफरेंडम बना दिया है इसको कि भाई वो पूछते हैं अपने सभाओं में कि मोदी जी को मैसेज देना है तो ये आपका बेस्ट चांस है, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री से हटाना है तो ये आपका बेस्ट चांस है, आपको करप्शन फ्री एक कंस्टिट्यूंसी चाहिए तो ये आपका बेस्ट चांस है। तो ये तो एक चुनावी एक उनका एक उस तरह से ही इज़ फ्री टू डू दैट। लेकिन आप देखिए कि एक व्यक्ति जो 2014 में सुर्खियों में आया, नरेंद्र मोदी का कैंपेन किया, मोदी है तो मुमकिन है, और इस तरह के पॉपुलर स्लोगन्स दिए। फिर 15 में नीतीश कुमार का बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। फिर प्रशांत किशोर पर चर्चा होने लगी, उन पर सबकी नज़र गई। और फिर आप जानते हैं कि 18 में उन्होंने विधिवत रूप से जेडीयू ज्वाइन किया था। पहली बार जेडीयू ने किसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद दिया था, उसके पहले किसी को पद नहीं दिया था। तो ऑफिशियली वो नंबर 2 थे, लेकिन उनको मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे, काम नहीं था। ऑफिशियली नंबर 2 आरसीपी सिंह ही रहे। तो उनको छोड़ना पड़ा। लगभग 19 महीने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर बीच में कोरोना के पहले मुझे लगता है कि उन्होंने स्टार्ट किया था बात बिहार की करके, एक डिजिटल कैंपेन टाइप का। फिर कोविड आ गया, फील्ड में नहीं गए तो डिजिटल वंडर की तरह सिमट गए। विधिवत रूप से 2022 के 2 अक्टूबर से उन्होंने वेस्ट चंपारण से शुरुआत की, बिल्कुल, है ना, जो सिंबॉलिकली गांधी आश्रम से सब लोग शुरुआत करते हैं, उन्होंने भी शुरुआत की। तो प्रशांत किशोर जब खुद, जैसे आपने परिचय में कहा, चुनावी रणनीतिकार हैं, हाँ, यूएन के साथ काम किया है, सुर्खियों में रहते हैं और कई जगह और कई बड़े नेताओं के लिए काम किया है। तो एक बज क्रिएट उनके साथ होता है। ही इज ऑलवेज ए न्यूज़। बिल्कुल, न्यूज़ ऐसा हो ही नहीं सकता प्रशांत किशोर न्यूज़ नहीं। सोशल मीडिया के चहेते हैं, लोग उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो 25 के चुनाव में जितना बिल्डअप था, जिस प्रकार का उनका पीताम्बरी जिस तरह से फील्ड में लहरा रहा था, जिसको आप वो भगवान विष्णु से जोड़ करके अपना सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो बस था, हम लोगों को भी लगता था कि 8-10 सीट आ सकती है। ये हमने बात किया था। हाँ, हमने बात किया था, ये लगता था कि आ सकती है। लेकिन फील्ड में जाने के बाद धीरे धीरे जब चुनाव करीब आता गया तो हुआ नहीं। और मेरे हिसाब से 2 स्ट्रेटेजिक गलती की। मतलब उन्होंने लड़ना चाहिए, मतलब या तो तेजस्वी के अगेंस्ट में लड़ते या फिर अपने राघोपुर से बात चल रही थी, राघोपुर से, करागर से, दोनों में से किसी से लड़ते। तो एक सेना नायक जो होता है लड़ता है ना, तो फिर वो एनर्जी आ जाती है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक गलती उनसे हुई। उस गलती को अब जब बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा है, नितिन नवीन की कंस्टिट्यूएंसी है, आप जानते हैं कि ये कंस्टिट्यूएंसी पहले पटना वेस्ट के नाम से जानी जाती थी। बाद में डिलिमिटेशन जब होता है उसके बाद ये बांकीपुर इसका नाम हो जाता है। और इस कंस्टिट्यूएंसी में कमोबेश इतिहास रहा है। इसमें रविशंकर प्रसाद के पिताजी ठाकुर प्रसाद 1977 में जीते हुए हैं। बीच में भी गैप आया। फिर 95 में नवीन किशोर सिन्हा
लगातार जीते 2005 तक, और फिर हाँ मतलब बिल्कुल, पाँच बिल्कुल, का बिल्कुल। जीते। और फिर जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो 6 में उपचुनाव होता है, तो नितिन नवीन पढ़ाई कर रहे थे बीआईटी, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ से ड्रॉप करके अपना एजुकेशन ड्रॉप करके आते हैं, और ये 5वीं बार ये लगातार जीतते हैं अनइंटरप्टेड अच्छे खासे मार्जिन से। और जो अभी कैंडिडेट हैं आरजेडी की रेखा गुप्ता, ये अभी पिछली 2 बार से रनर अप रही हैं वहाँ से। पिछले बार इनको 46,000 वोट्स आया। अब इसलिए चुनाव यह महत्वपूर्ण है कि एक तो पटना का मोस्ट इलीट कंस्टिट्यूंसी है, इस कंस्टिट्यूंसी में आपके सेक्रेटेरिएट, राजभवन, सारे हूजहू, बोरिंग रोड, बोरिंग रोड, जो भी बोलिए, सारे मतलब प्राइम लोकेशन पटना का जो मोस्ट इलीट कंस्टिट्यूंसी है बिल्कुल। वो आ जाता है, जहाँ ये नहीं कर सकता यहाँ पढ़ा लिखा लोग नहीं है, बिल्कुल। सारे सर्वबुद्ध लोग हैं। दूसरी बात, प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं। तीसरी बात कि ये नितिन नवीन की कंस्टिट्यूंसी रही है। और चौथी बात कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद का पहला चुनाव है। बिल्कुल। तो इन सारी बातों को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जन सुराज के एक राजनीतिक वजूद का सवाल है। एक होता है ना कि आप आए हैं राजनीति में, 22 से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अभी अब तक मिला क्या है? अभी तक आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। 3.44% वोट इज नथिंग, वो कोई परसेंटेज नहीं है। आपने जितनी तैयारी की, जितने पैसे झोंके, जितने प्रचार तंत्र में खर्च किए, उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं हुआ। आप दूसरों का प्रेडिक्शन करते थे। नीतीश कुमार को अपने 25 सीटें दी, 85 आ गई। आपके अपने प्रेडिक्शन सबके फॉलन फ्लैट। आप लोगों को प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अपने बारे में मात खा गए। तो इसलिए सबकी नज़र है कि क्या जनसुराज का राजनीतिक वजूद किस प्रकार बचेगा। मतलब बचेगा तो बचेगा, इसके बाद ही बचेगा, अगला चुनाव आएगा, क्योंकि इसके बाद चुनाव नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद 29 का चुनाव है। तो क्या करेंगे अभी 3 वर्ष, 3.5 4 साल जो जितना बचा है, ये चुनाव अगर जीतते हैं तो एक होगा कि असेंबली में एक वॉइस आ रहा है, एक सैन वॉइस आ रहा है, एक व्यक्ति जो उस दूसरे खेमे का नेता है। और अभी जो होता है ना, पॉलिटिक्स में लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। नीतीश कुमार एक राजनीति के कोलोसस थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में। एक कोलोसस के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। उस लेवल प्लेइंग फील्ड में चिराग भी हैं, उस लेवल फील्ड में सम्राट चौधरी भी हैं, उस लेवल फील्ड में कन्हैया कुमार भी हैं, जितने भी नवोदित नेता हैं। अब ओवर टू नेक्स्ट जनरेशन आ गया है, सर उसमें प्रशांत किशोर। सर हम उसी पर जाएंगे, उसी वो बातचीत का हमारा हिस्सा है। सर अब यहीं पे सवाल उठता है, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया कि जब मैंने डाला कि सर से बात करेंगे, तो उनका ये कंफ्यूजन है कि प्रशांत किशोर ने ये सीट क्यों चुना। तो यही सीट किसी और को लड़वा देते और मतलब मेहनत करते पहला, और वो उनके माइंड में क्या ऐसा प्लान रहा होगा कि बांकीपुर के चुनाव का, उनको तो पता होगा कि ये काफ़ी टफ सीट है, हमेशा से बीजेपी का गढ़ है, तो क्यों चुन रहे हैं। क्या उनका ये भी है कि विपक्ष का जो स्पेस है, वो स्पेस उसको भी भरना चाह रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक उनको चुनाव जीतना है और अपना रिप्रेजेंटेशन की, अपने जनसुराज के जो वजूद को बचाना है, इसका चुनाव है। ये 2 चीज़ें सर इस पर बताइए। ये इसलिए चुना कि अगर वो नहीं चुनते तो उन पर आरोप लग रहा था कि आप पीछे हट गए थे, आप खुद लड़ने से डरते हैं, खुद हारने से डरते हैं। एक डिफिटिस्ट टेंडेंसी जो होती है ना, उन्होंने फीडबैक लिया, इंक्लूडिंग फ्रॉम मीडिया पर्सन्स। उन्होंने फीडबैक लिया कि भाई क्या किया जाए। आपने तो खुद इंटरव्यू किया है उनका लंबा। हाँ, ओवरवेलमिंगली उनको फीडबैक मिला कि उनको लड़ना चाहिए। भाई आप नीतीश कुमार चुनाव लड़े, तीसरी बार जीते। आप देखिए, जो आदमी 77 के 74 के मूवमेंट से आया हो, 77 लड़ा हो, 80 लड़ा हो, अब 85 में जाकर के जीता हो, कभी उन्होंने सपने में सोचा था जब 95 के चुनाव में 7 सीटें आई समता पार्टी से, कभी सोचा होगा कि मैं बिहार का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहूंगा? श्री कृष्ण कास्ट भी उनके फेवर में नहीं था। हाँ, तो लड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी 40 साल अपोजिशन में रहे। बिल्कुल। तो जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो बनते हैं, हारना कोई नहीं है। आप युद्ध में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। तो इस बार प्रशांत किशोर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इट इज नॉट अबाउट कि अपोजिशन के वॉइस बनेंगे, एक सीट पे क्या वॉइस बनेंगे। वो उनका एक सीट में भी एक भी प्रेजेंस होगा तो उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी। जो बिहार को अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो स्पेस बनाएंगे। किसी का कोई स्पेस लेता नहीं है, अपने लिए स्पेस क्रिएट करता है। तो जनसुराज अपना अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के रूप में क्रिएट करेगा, खास करके एक पोस्ट सोशलिस्ट, पोस्ट जो एक तरह से पॉलिटिक्स चल रही है, सैफरन का, ग्रीन का, मतलब समाजवाद का, दोनों का जो मिक्स चल रहा है, उस इंटरप्ले के बीच में क्या एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का उदय होता है।
इस चीज का जवाब देने के लिए एक इसका एक टीजर होगा बाकी पूरे इलेक्शन। सर अब और हम करीब जाते हैं, अगर इसको डिकोड करते हैं तो सर आपके नज़र से ये सीट जो है सर, एक तो गढ़ मानी जाती है, ठीक है, मतलब काफ़ी सीटें हैं जो कि सेफ सीट कही जाती है किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन सर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कायस्थ मतदाता जो है सबसे ज़्यादा है, फिर सवर्णों की आबादी ज़्यादा है, लगभग 1.25 लाख के लगभग जो है वोटर्स जो है सवर्ण हैं, तो उससे ज़्यादा भी हैं, कम नहीं है। आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है, उनके भी 60-65 हज़ार यादव और मुसलमान करके हैं। फिर जो ईबीसी जातियों में वो तो नीतीश कुमार के पारंपरिक वोटर हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये वोटर ये वोट में कन्वर्ट होगा जिस तरह से सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर का बज है, या फिर बीजेपी ये सीट जीत लेगी? सर पिन पॉइंट सवाल। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर, मैं ये बराबर बोलता हूँ, प्रशांत किशोर इज गेटिंग क्लोज, बट हाउ क्लोज इज द क्वेश्चन। सबसे इस सवाल का इस चुनाव मैं भी घूमा, मैं कदम कुमा में घूमा, हाँ बिल्कुल, हाँ, पूरा यारपुर वाले इलाके में, मीठापुर में भी, बोरिंग रोड में 3-4, गांधी मैदान 3-4-5 सैंपल लेने के, एलिट भी, थोड़े से अर्बन सेमी अर्बन टाइप के, झुग्गी झोपड़ी हर तरह के लिया। अब एक कोई अरविंद महतो हैं, मुझे वो हाँ, दलदली इलाके में, हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम कोई प्रशांत किशोर के पास घूम रहे हैं कि मैं तो आरजेडी का वोटर था, मैं खटाल, मेरा खटाल है, लेकिन ये अच्छा कैंडिडेट लगता है, क्राइटेरिया है। इस बार लोगों को जो बातचीत किया, लोग कैंडिडेट देख रहे हैं, उनको लगता है इस सीट, एक सीट से कुछ होना जाना नहीं है। तो इस बार जो बातचीत करके लग रहा है वो आरजेडी के ट्रेडिशनल मतदाता हों, बीजेपी के पारंपरिक मतदाता हों, उनमें वो छेद हुआ है, वो क्रैक्स में देख रहा हूँ। वो कास्ट लाइन पर पूरी तरह वोट होगा, ये बीजेपी का जो स्ट्रेंथ माना जाता है। मैं मानता हूं कि ठीक है, कायस्थ मतदाता में मोर और लेस कंसोलिडेटेड रहेंगे, उसमें भी क्रैक्स होंगे। मैं वैसे वोट में क्रैक्स देख रहा हूं, और जो वोट्स हैं एकदम ज़्यादा वोट्स में देख रहा हूं, मुस्लिम की सॉलिडिटी प्रशांत किशोर के साथ देख रहा हूं। तो प्रशांत किशोर मुझे क्लोज आते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्लोज आते दिख रहे हैं, क्या आप दुर्ग तोड़ पाएंगे? कोई किसी का ट्रेडिशनल जो 50,000 के मार्जिन से जो जीत रहा है कैंडिडेट, अभी तक हारा ही नहीं है 30 वर्षों से उस दुर्ग को। तो लेकिन जनता इन सवालों का एक जवाब देती है, दुर्ग कभी न कभी टूटता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रशांत जीत रहे हैं, लेकिन अगर प्रशांत जीत जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि क्यों जीत गए। सर जी, आपको आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन सर मैं अभी इसी को इसी तरह दूसरे तरीके से देखता हूँ कि सामान्य तौर पे अगर ये उपचुनाव होता तो ठीक है, अगर कोई और बड़ा नेता खाली करता, लेकिन सर मैं जब घूम रहा था कुछ एलीट लोगों के बीच में, तो फिर उनके अंदर ये वाला बात था कि एक सामान्य से कार्यकर्ता, एक विधायक हो या कहीं मंत्री भी रहे हैं, उसको बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो जो उनके कोर वोटर हैं, सवर्ण हो गए या फिर कायस्थ हो गए, राजपूत ब्राह्मण समाज के लोग या भूमिहार समाज का भी यहाँ पे काफी वर्चस्व है इस सीट पे, तो वो टूटेंगे। वो जबकि जब सर होता है कि चुनाव क्लोज आता है तो सर वो कोई बड़ा नेता आता है, नितिन नवीन प्रचार कर देंगे, आएंगे, जैसे प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ जुट रही है, वो आएंगे और इमोशनल कनेक्ट करेगा, तो आपको लग रहा है कि ये ज्यादा टूट जाएगा? या ये सारे प्रयास होंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा प्रयास नहीं होगा, लेकिन वो सोइड नहीं होगा। मैंने एक सवाल पूछा है, वो वोटर ने अपना नाम नहीं बताया, उनके एक स्टील की दुकान थी कदम कुआं और उमरार के बॉर्डर लाइन पर ही। तो उन्होंने कहा कि हम पारंपरिक रूप से एकदम बीजेपी के ट्रेडिशनल, हम लोगों का फैमिली का वोटर, इसीलिए मैं अपना नाम नहीं दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, नाम बता दीजिए आप मुझको इलेक्शन समझाइए। मैंने बोला कि बीजेपी का सप्तर्षि रहता है। सप्तर्षि का मतलब पहले 3 आदमी बिठाते थे बूथ पर, अब 7, अब 11 कर दिया है, एक बूथ मैनेजमेंट। तो बोला बूथ मैनेजमेंट करने से क्या होगा, वोट तो उंगली तो मेरी दबेगी ना, मैं दबाऊंगा बटन ना, मैं डिसाइड करूंगा ना किसको वोट देना है। तो वो कैंडिडेट की तरफ देख रहे हैं, मैं वही देख रहा हूँ कि क्रैक्स पूरी तरफ देख रहे हैं। प्रशांत किशोर के प्रति इतनी ओवरवेलमिंग सहानुभूति, वो कितनी जीत में कन्वर्ट होगी आई डोंट नो वो कितना होगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि प्रशांत किशोर इज गेटिंग क्लोज। हाउ क्लोज, वो जो होता है ना कि क्या वो फिनिश लाइन को क्रॉस करेंगे, इसीलिए तो हम आप चर्चा कर रहे हैं, हम फील्ड में जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग कैसे तुरंत निर्णय देंगे। बिल्कुल, लेकिन ये चीज प्रशांत किशोर के लिए नहीं हुआ था, और ये भी कॉन्फिडेंस आया है कि जनस्वराज कर कोई समान कैंडिडेट दिया होता तब तो एकदम केक वॉक था। लेकिन जब प्रशांत किशोर आए हैं, द काइंड ऑफ लैंग्वेज, द एग्रेशन का जो इस्तेमाल है, तो प्रशांत किशोर के प्रति जो कहता है ना कि गुस्सा, नाराजगी, वो चीज़ें नहीं है। वो इनको लगता है कि बीजेपी को लगता है वो कुत्ता बिल्ली वाली बात जो है किसी को खड़ा कर देंगे। प्रशांत इसको प्ले अप करते हैं, हर एक सभा में बोलते हैं कि ताकि वोटर को लग रहा है कि आपको ग्रांटेड लिया जा रहा है, किसी को खड़ा कर देंगे। आपने कहा है कि सामान्य कार्यकर्ता को दिया, दैट इज नॉट गुड एनफ। पहले भी सामान्य कार्यकर्ता को दिया तो उसका आपने स्क्रीनिंग नहीं किया, उनका जो बैकग्राउंड नहीं था, अभिषेक बंटी का, आपने स्क्रीनिंग नहीं किया। आप इनके बारे में बहुत सारी शिकायतें होती है,
ये गुड एनफ नहीं है। आप ये भी तो लोग बोल रहे हैं कि आपने एक प्लेस होल्डर को बिठाया है बिल्कुल। जो आपके लिए खाली खाली कर दे जब मैं चाहे। जब फील्ड में गया तो सबसे ज्यादा यही पूछ रहे यही थे। बोलेंगे। जैसे अब नीतीश कुमार ने कौशलेंद्र जी को आपने कोई भी आपका पार्लियामेंट का स्पीच याद है आपको कौशलेंद्र कुमार का इतने सालों में? तो आप भी तो ये चाह रहे हैं ना कि आप भी तो एक प्लेस होल्डर चाह रहे थे, बिल्कुल। किसी को बना दें। ये भी जनता में चर्चा है। वो सारी कास्ट की बात, कास्ट से बिहार को पूरी तरह से कभी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अगर क्रैक्स अगर देख रहा हूँ हर तरफ, चाहे आरजेडी का गढ़ हो वहां क्रैक्स देख रहा हूँ, बीजेपी का गढ़ हो वहां क्रैक्स देख रहा हूँ, तो इनके नए वोटर्स मुझे बनते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं कि नहीं करते। अब सर चुनाव जब होता है तो जब बड़े दो नेता के बीच आमने सामने की टक्कर होती है तो सहानुभूति वाला या कुछ फैक्टर काम कर जाते हैं लास्ट में। जब हमने देखा है कई बार, आपकी किताब में भी जिक्र है कई बार कि वो लास्ट मोमेंट में जो है चुनाव जो है सहानुभूति पे चला जाता है। सर आपको ये नहीं लग रहा है कि अभी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, जैसे प्रशांत किशोर के लिए 2-3 ऐसे फैक्टर, जैसे अभी ये जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, एग्रेशन है पूरे देश में, सोशल मीडिया छाया हुआ है पूरी तरह से कि जो है पूरे देश में युवाओं में नाराजगी है या आम लोगों में नाराजगी है बीजेपी के प्रति और सिस्टम ठीक नहीं है ठीक से, तो क्या प्रशांत किशोर इस चीज को इनकेस कर पाएंगे या उनके फेवर में ये जाता हुआ आपको दिख रहा है ये जंतर मंतर का धरना, बिहार का प्रोटेस्ट? अपने ही बस 3-4 दिन पहले के मैं फील्ड से मैं बताता हूँ आपको। एक वोटर का बेटा, मतलब वहाँ के जो वोटर हैं जी। वो डाक बंगले के पास किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूट से फ़ोन आता है कि बाहर प्रदर्शनकारी हैं, अभी हम बच्चों को छुट्टी नहीं देंगे ताकि हम बच्चों की सुरक्षा। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, आपके बच्चे हैं जब तक रहें, लेकिन बच्चे बाहर जो कर रहे हैं वो भी हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो भी सही है। तो उस पिता को इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा देर से आएगा, वो इतनी चिंता है कि सुरक्षित है वो। लेकिन एट द सेम टाइम जो बाहर हो रहा है उसको हुडलूम एलिमेंट नहीं कर रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो उस चीज़ का जो दिल्ली के जंतर मंतर का जो रिवर्बरेशन है, बिल्कुल उसका रिवर्बरेशन जो है यहाँ भी आपको नजर आती है। क्योंकि आप जो है जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप सर बहुत क्लोज आ गए, इतने लोग मतलब इतना रिस्क नहीं लेते हैं मतलब इस तरह के इंटरप्रिटेशन में। तो अब सर ये पूछ रहा हूँ मैं कि अगर चुनाव प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, तो इट्स वेल एंड गुड, सब कुछ उनके फेवर में जाएगा, बड़े चेहरे बन जाएंगे। अगर चुनाव हारते हैं तो उसका क्या संदेश जाएगा कि चुनाव हार गए ये एक सामान्य से कार्यकर्ता के बीच या इन्हों के अपोजिशन में, या फिर कि प्रशांत किशोर खूब चुनाव लड़े और रनर अप रहे और उन्होंने फाइट किया तो ये इनके लिए पॉजिटिव होगा? मुझे लगता है कोई लॉस ऑफ फेस नहीं होगा, बल्कि अगर वो मान लीजिए कि 10,000 के मार्जिन से हार जाते हैं या 5,000 के मार्जिन, वो भी उनकी विक्ट्री फिर तो विक्ट्री है, मॉरल विक्ट्री मानी जाएगी। इसीलिए कि जो आप 50,000 से के मार्जिन से जीतते थे, वो कैंडिडेट आता है, एक पार्टी जो अपना मतलब बनाने के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए संघर्ष कर रही है, वो क्लोज आ रही है, सब कहेगा कि भाई हम लड़े, डट के लड़े। तो प्रशांत किशोर के पास अभी हारने के लिए क्या है? उनके पास ही ओनली स्टैंड्स टू गेन। बिल्कुल, हारने के लिए बीजेपी के पास है। उनको लगेगा कि अरे हमारा केंद्र में, हमारा राज्य में, हमारा राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा बांकीपुर, हमारा गढ़, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी बातें जो पक्ष में और डिसफेवर में, सारे लॉजिक प्रशांत के ही पक्ष में। हारने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत को कोई लॉस ऑफ फेस नहीं होगा, बल्कि ये कहेगा कि एकदम वो एक अथॉरिटी के साथ चलेंगे कि हमने संघर्ष किया, आई आस्क्ड सम गुड क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ की जनता को भी, एलिट मतदाता को भी लगता है कि कास्ट के आधार पर वोट दें तो दीजिए। वो कहते हैं कि आपको अगर साम्राज्य कोई मुख्यमंत्री बनाना है तो दीजिए, कोई बात नहीं, जंतर मंतर में जो हो रहा है और जगह हो रहा है तो होता रहेगा। सर आखिरी के 1-2 सवाल हैं, क्योंकि अब बिहार की राजनीति को भी देखते हैं, सिर्फ एक चुनाव को नहीं। सर ये आरजेडी जो है, इनके सबसे बड़े जो नेता है तेजस्वी यादव, ये तो दिख ही नहीं रहे हैं। पता नहीं, मैं तो पत्रकारों के बीच में भी था तो लोग बोल रहे थे कि अगला चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे थे। आई डोंट नो कि क्या सही है क्या नहीं। लेकिन सर अगर आरजेडी चुनाव नहीं लड़ती, तेजस्वी यादव के नहीं आने के बाद सर और उनके आने में, दोनों में काफ़ी फर्क है, तो क्या लगता है कि आरजेडी वाले वोटर इसमें शिफ्ट होंगे? और अगर प्रशांत किशोर यहाँ जीतते हैं तो क्या आरजेडी का जो स्पेस है उसमें कुछ प्रशांत किशोर उसमें कुछ अंदर जा पाएंगे, उनके स्पेस को ले पाएंगे? देखिए, ये अगर 1-on-1 चुनाव होता, आज अगर अपोजिशन डिसाइड करती कि हमारे ज्वाइंट कैंडिडेट हैं प्रशांत किशोर, तब तो मैं प्रशांत किशोर को विनर घोषित कर देता, बिना कोई लाग लपेट के। अभी ये रिस्क में लेता, भले ही मैं बाद में मुझे बहुत सारा ट्रॉल किया जाता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो देख रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि रेखा गुप्ता की कितनी कम चर्चा है, ठीक है, मीडिया का भी दोष है, उनको कम पब्लिसिटी दी जा रही है,
वो नहीं, ऐसा नहीं है नहीं वो तो नहीं घूम रही है। नहीं वो घूम रहे हैं सर, लेकिन उनके नेता तो लेकिन नहीं है ना सर। नेता नहीं है, उनके नेता नहीं, वही वो उस पर आ रहा था, उनके नेता नहीं है। और एक अपोजिशन का कांग्रेस कहाँ है, उनके साथ उनके पार्टनर्स लेफ्ट कहाँ है, बिल्कुल। कौन उनके लिए प्रचार कर रहा है? कोई प्रचार नहीं कर रहा है। हम्म, अगर मंदिरी इलाके में हम्म, अगर उनको समर्थन मिल रहा है, हम्म, उनको तथाकथित MY का Y समर्थन बिल्कुल। कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं बेटर कैंडिडेट है, तब तो उसको रिथिंक करने की जरूरत है ना। तो इसीलिए मैं शुरुआत में मैंने कहा कि दोनों के वोट में क्रैक्स हैं। जब तक दोनों के वोट्स में वाइड क्रैक्स नहीं करेंगे, तब तक आपको कहाँ से आएगा? आपका आपका तो क्या कैपिटल है अभी? हाँ, अभी तो कुछ कैपिटल नहीं है। मुझे पता नहीं कि कितना वोट आया था इनको बांकीपुर से हाँ, लास्ट बार, बहुत कम आया होगा, बहुत कम, काफी कम। 4-5 हजार आया होगा, इतना ही वोट आया होगा मैक्सिमम, क्योंकि 15-16 हजार आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आया तो वो तो नया वोट क्रिएट करेगा ना। तो ये एक लिटमस टेस्ट है। वो कह रहे हैं कि भैया हम गांव में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम मोस्ट इलीट कंस्टिट्यूंसी में पावर्स के केंद्र में लड़ रहे हैं कि यहाँ की जनता समझती है, सोचती है, थिंकिंग पीपुल है। वो मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे सोचते हैं। दैट्स वाई यूजिंग द वर्ड रेफरेंडम। बिल्कुल। ये रेफरेंडम है कि भाई आप क्या सोचते हैं प्रशांत के बारे में, प्रशांत की पॉलिटिक्स के बारे में, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। दैट्स हाउ इट इज। देखिए क्या होता है। आखिरी के सवाल सर हमारे। प्रशांत किशोर अपने हर सभा में मतलब पब्लिक कनेक्ट को लेकर, पब्लिक को जो कनेक्ट करे वह बातें बोल रहे हैं कि हम यहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं वो इंग्लिश मीडियम में जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि काउंटर पे कि जो आप कहाँ से लाइएगा इतना पैसा, तो बोले कि हम आप देखिए ना, मैंने कई पत्रकारों के सवाल में बोले देखिए ना हम कर देंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे। हम नाली गली तो नहीं करेंगे, इसको जो है इसमें जो 4 किलो राशन नहीं मिलेगा, 5 किलो ही 5 राशन किलो मिलेगा। जो मतलब मैं इसको बहुत ऐसा नहीं है कि बांकीपुर को जो है वो बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, अमेरिका बना दूंगा, इस तरह का नहीं बना दूंगा, बोस्टन नहीं बना दूंगा, लेकिन मैं इसको एक बांकीपुर को अलग पहचान दूंगा पूरे देश में। क्या लगता है कि ये कनेक्ट कर पाएगा, ये उनका जो 2-3 पॉइंट है? ये करेक्ट है। जितना मैं ये स्पीच मैंने भी सुना है, मुझे लगता है मोर और लेस सेम जगह हर जगह ही बोल रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये बोला कि 4 किलो, और दूसरा बोला कि जो जितना पैसा आता है कंस्टिट्यूंसी में उतना काफी है, वो पिलफर हो जाता है, पैसा निकल जाता है। मैं जीरो करप्शन ला दूंगा, सरकार की योजनाओं में जीरो करप्शन ला। आपका काम जितने पैसे आते हैं उतने काफी हैं, आपके बिजली, सड़क, पानी, नली गली सब हो जाएगा। रही आपके बच्चों की पढ़ाई की, अगर सरकारी में अच्छी सुविधा नहीं होगी तो हम आपको, ये पहले इलेक्शन में भी बोलते रहे हैं। तो एक छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी है, बहुत बड़ा नंबर्स भी नहीं होगा। वो कार्ड भी दे रहे थे, स्मार्ट कार्ड की तरफ कार्ड भी वितरित कर रहे थे वो। तो ये प्रैक्टिकल हो सकता है। वो शुरू में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना ये बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारी चीजें करती है, और ये इन चीज पर तालियां बज रही है। ऐसा नहीं है कि इन चीजों पर, मैं गया था कवर करने। हाँ, इस चीज पर तालियां बज रही है, लोगों की आंखों में आंखें देख करके बात कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं, और क्रिटिसिज्म है तो सीधा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो देखिए, लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। तो आप सुन रहे थे संतोष सर को, काफी क्लियरिटी के साथ इन्होंने बताया। आपके जितने भी सवाल थे, आपको लगा होगा कि ये कोई बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट इनके इन सवालों के जवाब इस तरह से नहीं देंगे, तो उन्होंने काफी खुलकर बातें की हैं, बताया है। कहीं भी मतलब मुझे नहीं लगता कि आपके मैंने किसी भी सवाल को छोड़ा है, और सर ने उसका जवाब नहीं दिया है। अगर पूरे तरीके से इस चर्चा का सार यही है कि प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो सर के से ऐसा कोई मतलब चौंकने वाला फैसला नहीं होगा। बाकी बीजेपी की मजबूत सीट रही है, गढ़ रहा है। बिहार में अमूमन जो है जाति पे कितना भी कोई कुछ कहे, लास्ट में मोमेंट में जो है और कुछ भावनात्मक अपील पे वोटिंग होती है। तो सर, आपने हमारे लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों को काफ़ी क्लियरिटी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर आगे भी समय लेते रहेंगे। थैंक यू।